हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो आज है 4 मई और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस, जिसे हमने कुछ अलग अलग सोर्सेज से लिया है हमारे यूपीएससी के लिए। सो पहला जो न्यूज़ आता है वो आता है श्रिंकफ्लेशन से रिलेटेड। क्या होता है श्रिंकफ्लेशन? मान लो आप कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है, और उस चीज़ का बाहर जो दाम लिखा होता है वो तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर की जो क्वांटिटी होती है ना उसको कम कर देता है। तो इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। मतलब उतने ही दाम में आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा लेकिन प्रोडक्ट की मात्रा कम होगी और आपको पता भी नहीं होगा इस चीज़ का। सो इसी को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। इन्फ्लेशन से फ्लेशन, और श्रिंक में मतलब हमने जो इसमें क्वांटिटी थी उसको रिड्यूस कर दी, इसलिए उसको श्रिंक कर दिया, वहाँ से नाम आया श्रिंकफ्लेशन। सो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस। स्टिकर प्राइस वही रहेगी लेकिन साइज़ छोटा हो जाएगा, एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हिडन इन्फ्लेशन। जी हाँ, ये तो छुपा हुआ होता है, इनफैक्ट दिखता भी नहीं है। बड़ी गंभीर बात है। It occurs when materials and ingredients used to make products become more expensive. होता कब है? मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, वो अभी तक जहाँ से भी रॉ मटेरियल लेके पूरा अपना गुड बना रहा था, वो उसकी दाम बढ़ गई, लेकिन वो चाहता नहीं है कि उसके प्रोडक्ट की दाम बढ़े, नहीं तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसे वाले केसेस में लोग ऐसी वाली प्रैक्टिसेस अपनाते हैं। एंड या फिर तब करते हैं जब बहुत ही इंटेंस कंपटीशन होता है मार्केट में, तब ऐसी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस रिजॉर्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स। और न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है उन्होंने अभी डिसाइड किया टू स्लैब फाइन्स ऑन फूड सप्लायर्स फॉर श्रिंकफ्लेशन। अगर कोई भी श्रिंकफ्लेशन में इंडल्ज होता हुआ पाया तो उन पे फाइन्स लगाए जाएंगे साउथ कोरिया में। और ये वाली स्ट्रैटेजी मोस्टली कौन सी वाली इंडस्ट्री में फॉलो की जाती है? तो फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्री में ही ये वाली प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। एंड होता क्या है ना, ऐसी सिचुएशंस में इवन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जो प्राइस चेंज होते हैं या फिर इन्फ्लेशन वगैरह क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसको ट्रैक करना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी के लिए सही नहीं है, हमें रियल पिक्चर नहीं समझ में आती हमारी इकॉनमी की, तो इसे प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो इतना ही था, आई होप आपको आया हो समझ। नेक्स्ट है हिंदू मैरिज। एक केस पहुंचता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में और एक कपल होता है, बेसिकली वो डिवोर्स के लिए पहुंचता है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले उन्होंने शादी की होती है और शादी अपने हिसाब से अपनी बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से वो शादी कर लेते हैं और कहीं से लोकल जगह से मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेते हैं और इस तरह से बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से शादी हो जाती है उनकी। लेकिन कुछ टाइम बाद हो जाता है उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ डिस्कॉर्ड होते हैं जिसकी वजह से वो डिवोर्स मांगने आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई तुम्हारी तो मैरिज ही वॉइड है, क्योंकि तुमने प्रॉपर रिचुअल के साथ जो हिंदू एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग तो तुमने पूरी शादी ही नहीं की, तो तुम्हारी शादी कैसे माने? कोई मजाक थोड़ी है। शादी ब्याह का मामला एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ होती है जिसको तुमने मजाक बना के रख रखा है। तो एज इट वॉज वॉइड एज इट वॉज नॉट परफॉर्म्ड एज पर हिंदू रिचुअल्स। सो पूरे तौर तरीके से शादी होना ज़रूरी है अगर हिंदू लॉ की बात करें तो। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू मैरिज इज़ अ सेक्रेड प्रोसेस, कोई मजाक नहीं है, इट इज़ अ वेरी सेक्रेड प्रोसेस and it should be conducted with the customary rituals and ceremonies prescribed under the Hindu Marriage Act 1955। उसमें कुछ कंडीशंस मेंशन है, सेरेमनीज मेंशन है, वो होंगी तभी मानी जाएगी शादी। अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड इवन इफ इट इज़ रजिस्टर्ड। कैसे ना कैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन ले भी लेते हैं तो भी वो शादी इनवैलिड ही मानी जाएगी अगर प्रॉपर सेरेमनीज नहीं हुई हैं तो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सोशल इवेंट और पार्टी। आजकल लोगों ने सोशल इवेंट या पार्टी ही समझ में रखा है शादी को, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज़ अ सोलम ओकेजन दैट मस्ट बी ट्रीटेड विद रेवरेंस एंड रेस्पेक्ट। ये काफ़ी रेस्पेक्टफुल इवेंट है और उसको तौर तरीक़ों से ही पूरा संपन्न करना चाहिए, ठीक है। सो सेक्शन 7 में
कुछ सेरेमनीज दे रखी हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के, एंड इट कैन बी बेस्ड ऑन द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ आइदर पार्टी इन्वॉल्व। किसी भी पार्टी के तरीके से, मतलब जो लड़का की साइड है या फिर लड़के की साइड है, किसी भी जने के तौर तरीके से वो सेरेमनीज परफॉर्म की जा सकती हैं। एंड मैरिज विल बी कंसिडर्ड वैलिड इफ सेरेमनीज will not be considered valid if these ceremonies are not followed। अगर ये फॉलो नहीं की गई तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। हिंदू कपल मैरिड अकॉर्डिंग टू द लॉ कैन रजिस्टर द मैरिज। और एक बार लॉ के अकॉर्डिंग शादी हो गई तो आप अपनी मैरिज को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट होती है जो रूल्स बनाती है मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और मान लो कैसे ना कैसे मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया लेकिन पूरे प्रॉपर रिचुअल्स नहीं हुए तो वो शादी नहीं मानी जाएगी एज पर हिंदू लॉ। कुछ रिचुअल्स लिखे हैं जैसे कि 7 फेरे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस तरह से कुछ और भी रिचुअल्स हैं। सिमिलरली लड़की की एज 18, लड़के की 21 होनी चाहिए। इस तरह से कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी फॉलो होने चाहिए। Men and women can also get married as per Special Marriage Act 1954 which is not restricted to Hindus। So अगर किसी को ये सब सेरेमनीज वगैरह नहीं करनी है तो भाई एक और ऑप्शन है, आप फिर शादी करो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, जो कि हिंदू पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग शादी कर सकते हैं। ये वाला भी ऑप्शन है, लेकिन उस चीज़ को मजाक ना बनाए, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आई होप आपको ये पूरा मुद्दा आया हो समझ। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इस वाले इंडेक्स में बताते हैं कि प्रेस की कितनी फ्रीडम है किस कंट्री में, और इसमें इंडिया की रैंक आई है 159 अमंग 180 कंट्रीज़। इंडिया का स्कोर रहा है 31.28। और रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको रिलीज़ किया है। लेकिन एक सच बात बोलूँ तो ये रिपोर्ट बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, ये काफ़ी बायस्ड होती है, क्योंकि आप खुद ही देखिए पाकिस्तान की रैंकिंग इंडिया से बेहतर दे रखी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, दोनों नेशंस की हम सिचुएशंस को देखें तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम इसको देख तो लेते हैं, मगर टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक इट इज़ एट ऑल रिलायबल। टॉप किया है नॉर्वे ने, ठीक है। सो कैसे याद करेंगे, वहाँ पे प्रेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, सो इट विल बी लाइक नो वे। सो नॉर्वे से नॉर्वे। इस इंडेक्स को जो पूरा एनालाइज करते हैं वो करते हैं 5 इंडिकेटर्स पे, जो कि है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इसके अलावा लेजिस्लेटिव और सिक्योरिटी। इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये रैंकिंग निकाली जाती है और रिलीज़ की जाती है। लास्ट कौन आया है इस साल, तो वो एरिट्रिया है 180 रैंक पे। और लास्ट ईयर क्या थी हमारी इंडिया की रैंक, तो वो थी 161। ठीक है, सिंपल। बढ़ते हैं आगे। डिफेंस मीटिंग हुई इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, और कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में। 7th नंबर की थी ये डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह के लिए हेल्ड की गई, और इसका एम ये था कि जो कोलैबोरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच का वो बढ़ाया जाए। और एक बात याद रखने की ये है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। ऑल राइट, आई होप इतना आया होगा समझ। बढ़ते हैं आगे। एंटार्कटिक ट्रीटी से रिलेटेड जो मीटिंग होगी वो इस बार इंडिया होस्ट करेगा। ये होगी 46 नंबर की मीटिंग, इसको बोलते हैं एंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। और इसके साथ ही 26 नंबर की मीटिंग होगी कमिटी फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसी साल होगी। और कहाँ पे होगी, कोची केरला में। और कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी टू होस्ट इट, इट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ऑल राइट। और किसके थ्रू ऑर्गेनाइज होगी वाली मीटिंग, सो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। सो याद कैसे होगी, एंटार्क्टिका साउथ में पड़ता है, बहुत नीचे की साइड अर्थ पे। और ये अगर मान लो इंडिया है और इंडिया पे मीटिंग होनी है तो साउथ
की साइड होगी, यानी कि केरला साइड होगी, केरला में कोच्चि साइड। इस तरह से हमें याद हो जाएगा सिंपल तरीके से, ठीक है। वेरी गुड, इतना ही था आज का सेशन। आई होप आपको आया हो समझ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।